अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान चैनल। कल इसी जगह पे हमने आपके लिए एक प्रोग्राम किया था, उसमें आपको बताया था कि किस तरह हिंदुस्तान चाइना से पींगे बढ़ा रहा है, लेकिन उसको क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि वो उसका काम जो है वो सिर्फ पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती के दरमियान दरार डालना है। लेकिन बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि जनाब हमें क्या फ़ायदा, और ये सी पैक क्या है। जब मैं लोगों को पूछता हूँ तो किसी को सी पैक का मतलब नहीं पता, किसी को ये नहीं पता कि पाकिस्तानी अवाम को इसके समरात क्या मिलने हैं। लोग ये समझते हैं, आम तासुर ये है कि इससे पता नहीं हुक्मरानों का फ़ायदा होगा, उनकी तिजोरियाँ भर जाएंगी, अवाम उसी तरह ससकती रहेगी। क्या यही सी पैक का विजन है, या सी पैक वाकई आम आदमी तक कोई ना कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट करेगा? बीजिंग से मुझे ज्वाइन किया जून अहमद ख़ान ने, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो हमें बताएंगी कि सी पैक एक्चुअली है क्या। फिर उसके बाद अगर टाइम हुआ तो आज ही, वरना कल सी पैक पार्ट 2 जो है उसके ऊपर भी आएंगे, ताकि मैं भी और आप भी, हम सब एजुकेट हों सी पैक के बारे में। तो जून, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस वंस अगेन। थैंक यू। अब आप हमें बताइए, सी पैक किस चीज़ का नाम है भाई? हम तो डर जाते हैं इसका नाम लेते हुए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में एक तो मुझे महसूस होता है कि ये भी एक परसेप्शन है कि जैसे सीपैक कोई मशीन है जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसको हम अपने हिसाब से मोड़ और बदल नहीं सकते। सीपैक कई लोग ये भी समझते हैं कि एक सड़क का नाम है, लेकिन असल में अगर हम सीपैक का जो मदर विजन है, जिसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहा जाता है, उसको समझें तो ये समझ आती है कि सीपैक का मकसद ये है, पहली बात प्रॉब्लम सॉल्विंग। मसाइल पाकिस्तान के 2015 में जब फेज 1 अनाउंस हुआ था तो क्या थे? हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कम था, आपको याद है एनर्जी क्राइसिस तब तक प्रोलॉन्ग कर रहा था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, दुनिया भर के जो ममालिक थे वो इंटरेस्टेड नहीं थे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए, और फिर बेरोजगारी का मसला भी बढ़ता जा रहा था। तो सीपेक का पहला जो मकसद था वो पाकिस्तान का जो अपना डेवलपमेंट विजन था उस टाइम पे, उसको मिला के उसके समझ के फिर चीन और पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया कि हम 46 बिलियन डॉलर्स वर्थ की इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसमें आ जाते हैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी पाकिस्तान में बहुत जरूरत थी, पोर्ट ऑफ ग्वादर को भी इंक्लूड कर दिया गया सीपेक में, और ये भी कहा गया कि हम कई स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे काम करेंगे। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या करते हैं, जैसे चाइना में ये ऐसे रीजन्स मार्क कर दिए जाते हैं जिनमें फिर आप फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं और बिजनेस शुरू हो जाता है, और ये नोड्स होते हैं जो बाद में इकोनॉमी को एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ाते हैं। तो सीपेक का पहला मकसद यही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि पाकिस्तान के उस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड क्या मसाइल थे। और फिर हमने देखा फेज 1, जो पहला बेल्ट एंड रोड फोरम हुआ था 2 साल बाद 2017 में, पहली फेज के अनाउंसमेंट के बाद, उसमें हमने देखा कि 22 पाकिस्तानी की प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे जो दुनिया भर में शोकेस किए जा रहे थे कि ये बहुत एक सक्सेसफुल कोऑपरेशन है। तो पहला अगर हम देखें तो बेल्ट एंड रोड का और सीपेक का यही है पॉइंट, कि हम कैसे अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बेहतर तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। फिर साथ साथ में जैसा आपने कहा कि शायद हम 2.0 का जिक्र करेंगे, लेकिन 2.0 फौरन ही आ जाता है, क्योंकि 2.0 सीपेक का भी अब ये पॉइंट है कि हमने इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स को कैसे इस्तेमाल करना है। आप देखते हैं कि अब हम हेल्थ कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं। 2018-19 की बात है कि मैं ऑलरेडी चाइना में जो टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, मसलन एक बहुत बड़ा नाम है अब लूबान वर्कशॉप, उनके कोऑपरेशन और इनिशिएटिव्स को भी जाके ऑब्जर्व कर रही हूँ, जहाँ पे ढेर सारे पाकिस्तानी जाते हैं, अपनी एक तालीम हासिल करते हैं, और फिर उनको आगे नौकरियां भी दुनिया भर में मिल रही हैं, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान और चाइना। फिर एक और डायमेंशन जो सीपेक की बहुत जरूरी थी, जो बीआरआई की बहुत अहम डायमेंशन है, वो है पीपल टू पीपल कोऑपरेशन। अब हम पीपल टू पीपल को कहते हैं कल्चर, मीडिया, हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि टूरिज्म शुरू करें एक्सेट्रा। लेकिन पीपल टू पीपल की एक डायमेंशन बहुत शुरू में स्टार्ट हो गई थी, जो थे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। पाकिस्तान वाज द लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ द चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। मैं जब 2015 में बीजिंग आई थी तो 30,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे, और उनमें से ज्यादातर ये जो चीन भर में स्टूडेंट थे इनको स्कॉलरशिप्स मिली हुई थी। और मैं एक आपको बात बताऊं मुबशर साहब, कि मैं लाहौर से हूँ, मेरी अपनी तालीम लाहौर से, जीएस और लम्स वगैरह से है। लेकिन जब मैं चाइना आई तो मेरी ऐसे ऐसे पाकिस्तानियों से मुलाकात हुई जो छोटे छोटे गांव और छोटे छोटे शहरों से इधर आए हुए हैं, और बहुत अच्छी तालीम हासिल करके
एक बहुत अच्छा अपना मुस्तकबिल बना रहे थे। उनमें से बहुत सारे लोग अब कुछ तो पाकिस्तान आ गए हैं वापस, लेकिन कई मगरिबी ममालिक भी गए हुए हैं। तो चाइना की एक ये सीपेक के थ्रू भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान की यूथ में, पाकिस्तान के टैलेंट में और तालीम में। तो अब मुझे ये बताएं कि जो है हम रोड्स तो चलें बन जाएंगी, लेकिन जो सी पैक के तहत रेलवे ट्रैक वगैरह लगने थे, बनने थे, वो कब तक उम्मीद है उन पे काम शुरू होना? मेरा ख्याल है, देखें, पहली चीज तो हमें ये समझनी है कि सीपेक 2.0 में क्या रुकावटें आई। एक रुकावट ये आई कि ऑब्वियसली जब कोविड शुरू हुआ तो हमने देखना था कि बिजनेसेस चाइना से पाकिस्तान या दुनिया भर से पाकिस्तान आएंगे, तो फिर हमारे पास कुछ ना कुछ बिजनेस एक्टिविटी हो, कुछ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आए और उसके बाद फीजिबिलिटी बढ़ जाती है ट्रेन लगाने की। और आप इन इन द मीन टाइम, मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देती हूँ और फिर आई ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, क्योंकि इट्स नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन टू आंसर अनफॉर्चुनेटली। कुछ हमने देखा है कि चाइना ने ऑलरेडी अपग्रेड किए हैं ट्रैक्स, पाकिस्तान की रेलवेज में इन्वेस्टमेंट आई है, लेकिन जो एक हमें हमारा विजन था, जो मैं यहाँ 2015 में आके सोचती थी कि बस अगले 4-5 सालों में एक ट्रेन कनेक्टिविटी होगी अफगानिस्तान के थ्रू, ईरान के थ्रू, चाइना को डायरेक्टली पहुंचेगी, सेंट्रल एशिया को पहुंचेगी, वो विजन एज सच अभी तक नहीं मटेरियलाइज हुआ। उसके बरअक्स हम देखते हैं कि एक्चुअली सेंट्रल एशिया में काफी इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स हो चुकी हुई हैं। तो मेरा ख्याल है एक एक इशू ये आता है कि हमारे इस वक्त पाकिस्तान में उस तरह से बिजनेसेस की इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट नहीं कर पाए हैं। उसके ऑब्वियसली सब यहाँ जो भी पाकिस्तानी इस वक्त देख रहे हैं उनको पता है कि कुछ हमारे सेफ्टी के इश्यूज भी आए 2021 के बाद, खास तौर पे जब अफगानिस्तान में सूरत हाल बदली तो फिर चाइनीज को टारगेट किया गया। इसकी वजह से कुछ वहां पे लोग मोहतात हो गए जो बिजनेसेस आना चाह रहे थे, लेकिन हम देखते हैं कि अब जिस तरह दोबारा एससीओ की डेलीगेशन आ रही है, इसके साथ बहुत ज्यादा बिजनेसेस चाइना आ रहे हैं पाकिस्तान से। तो हो सकता है कि अगर हम ज्यादा बिजनेस टू बिजनेस कोलैबोरेशन देखें, जब चाइनीज बिजनेसमैन पाकिस्तानी बिजनेसेस के साथ इंटरैक्ट करेंगे, तो वो ये समझें कि अच्छा हम भी इनके साथ कोऑपरेट करके जेवीज के साथ, जॉइंट वेंचर्स के थ्रू पाकिस्तान के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को सेटअप करते हैं। और जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी जो इसका कहते हैं रिजल्ट है पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, कि बिजनेसेस, जॉब अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमी को थोड़ी सी मतलब इंप्रूवमेंट मिले, तो फिर फीजिबिलिटी बढ़ जाएगी रेलवे ट्रैक्स की। और मैं इधर चाइनीज पैनल्स पे या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से काफी डिस्कस करती हूँ। हम अगर देखते हैं सीपेक का असली विजन क्या है, तो वो सिर्फ चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक कनेक्टिविटी का नहीं है। असली विजन है कि रीजनल सिनर्जी और रीजनल कनेक्टिविटी हो। अभी एससीओ का फोरम इसलिए तो भी अब बहुत इसीलिए जरूरी है इसमें जिस वक्त अफगानिस्तान को अपकमिंग भी ऐड मीटिंग आ कर रही लिया है। गया है, इसीलिए अफगानिस्तान को भी ले आए हैं। मैंने कहा इसीलिए अफगानिस्तान को भी बीच में शामिल कर लिया। बहुत जरूरी है। देखें, अभी एक डिस्कशन कुछ ही दिन पहले हमारी हो रही थी बीजिंग में कि जब तक अफगानिस्तान का इशू, जो मसाइल हैं, हम उनको रिजॉल्व नहीं कर पाते, पूरे खित्ते को चाहिए कि एंगेज करें, डिमांड्स अपनी सामने लाएं, कॉन्क्रीट डिमांड्स लेके आए। जब तक अफगानिस्तान पूरी तरह से इंटीग्रेट नहीं होता रीजन के अंदर, तब तक हम ये कह सकते हैं, एक चाइनीज स्कॉलर ने ये टर्म यूज की थी कि एससीओ विल हैव अ हार्ट डिजीज, क्योंकि अफगानिस्तान बिल्कुल सेंटर में है एससीओ रीजन के। और पाकिस्तान की भी जो ब्रॉडर डेवलपमेंट है, अब चाइना को देख लें, अगर चाइना के आसियान से ताल्लुकात ना होते, कनेक्टिविटी ना होती, चाइना अब यूरोप के साथ थ्रू सेंट्रल एशिया इतना ट्रेड करता है। फिर उसके अलावा आप देखें कि इवन थ्रू साउथ ईस्ट एशिया नई रेलवेज, नई कनेक्टिविटीज निकली हैं, जिनसे इकोनॉमिक फायदा हो रहा है सबको, लोगों को, दोनों साइड्स पे। अब इसी तरह की अगर कनेक्टिविटी हमारे खित्ते के साथ नहीं होती, तो उससे हम जो अपना मुस्तकबिल महसूस करते हैं कि काफी बेहतरी की तरफ जा सकता है, उसमें जाहिर बातें रुकावटें होंगी। अच्छा, ये मुझे बताएं कि इकोनॉमिक जोन्स की डेवलपमेंट में क्या इशू हैं, वो क्यों नहीं डेवलप हो रहे? कोई प्रोग्रेस नहीं उन पे नजर आ रही हमें। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि एक मसला हमने एक दफा पहले भी, कुछ दिन पहले डिस्कस किया था। अ, मुझे हमें चाहिए पाकिस्तान को, हमारी जो हुकूमतें, क्योंकि हमारे भी आपको पता है ट्रांजिशंस, गवर्नमेंट्स चेंज होती रहती हैं। चाइनीज को थोड़ी सी अब आदत क्या हो गई है कि एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लान होगा, जो कि चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए,
वो उसी इकोनॉमिक प्लान को आगे लेके चलेगी। तो अब जो मुझे यहाँ पे परसेप्शन फील होती है, वो ये है कि शायद जो चाइनीज़ हैं, जो बहुत चाहते हैं, क्योंकि चाइनीज़ को आप चाइना में कहीं भी जाएँ, वो उनको जिस तरह पाकिस्तान से मोहब्बत है, जिस तरह पाकिस्तानियों को पसंद करते हैं, उसका कोई मैच नहीं है। लेकिन अब ये एक परसेप्शन थोड़ी आ चुकी हुई थी कि इकोनॉमिक पॉलिसी में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। और मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह अब ये नई हुकूमत आई है, तो पहले भी 2017 में, बल्कि आई वाज़ देयर टिएनजिन में, जब चीफ मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ, जो अब प्राइम मिनिस्टर ऑब्वियसली, तो वो काफ़ी बड़ी डेलीगेशन लाए थे। तब एक बहुत एक्सपेक्टेशन और होप थी कि बिज़नेसेस अब ट्रांसफ़र करेंगे। तो अब मैं समझती हूँ कि इस गवर्नमेंट में आई होप कि वो जो एक फेज 1 की स्पीड और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग थी, वो वापस आए। हम एक ऐसा मैकेनिज्म भी एस्टैब्लिश करें। हमने काफ़ी कोशिश की है, कई इनिशिएटिव्स आए कि हम एक वन स्टॉप शॉप एस्टैब्लिश करें, ताकि जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, वो एक ही इदारे के पास आएँ और वो इदारा डील करे सारे लोकल इश्यूज़ के साथ। चाइना अभी भी ये करता है। मैं काफ़ी ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन ज़ोन्स, इकोनॉमिक ज़ोन्स में गई हुई हूँ चीन में, जो कहते हैं कि आप इस दफ्तर के अंदर आ जाएँ, एंटर हों या हमें कॉन्टैक्ट करें और हम आपके सारे जो मसाइल हैं, ब्यूरोक्रेसी रिलेटेड, लीगल, ये सब कुछ हम सारे सॉल्व कर देंगे। तो हमें एक ऐसे मैकेनिज़्म की ज़रूरत है और हमें खुद पाकिस्तान को अब डिटरमिन करना है कि कोई एक स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन हम प्रायोरिटाइज़ करें, उसको डेमोन्स्ट्रेशन ज़ोन बनाएँ। हम कहें कि हमें बस ये वाली इंडस्ट्री इस इकोनॉमिक ज़ोन में चाहिए और फिर उसको कहें कि हमारा 2 साल का, 3 साल का टारगेट है कि इधर इन्वेस्टमेंट आएगी। और अगर वो चल पड़ता है तो फिर बाकी ऑटोमैटिकली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाएगी। तो इसमें कुछ इकोनॉमिक पॉलिसी की कंसिस्टेंसी का मसला है और कुछ मेरा ख्याल है कि जो परसेप्शन थोड़ी डेवलप हो गई थी, उसको टैकल करने का सवाल है। जून आपने बहुत एजुकेट किया हमें, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। कल जब हम आएंगे जून के साथ तो फिर देखेंगे कि रेयर मिनरल्स में और रेकोडेक में चाइना की क्या दिलचस्पी है और उससे पाकिस्तान का क्या फ़ायदा हो सकता है। दैट विल बी वेरी स्पेशल एपिसोड। अंटिल टुमारो हम दोनों को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।